जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, हम आपको अभी तक संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा चुके हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद हमने संविधान में कौन कौन सी समिति बनी थी, कौन सी बड़ी समिति थी, छोटी थी, और विशेषज्ञ समिति के बारे में पढ़ाया कांग्रेस की। इसके अलावा हमने आपको प्रारूप समिति वगैरह के बारे में बताया और संविधान का प्रवर्तन कैसे हुआ इसके बारे में भी आपको बताया। आज हम संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। इसमें ये जो तथ्य हैं, इसमें से एक एक पॉइंट जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे गौर से देखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि संविधान सभा ने हाथी को मुहर के रूप में अपनाया था। आप जानते हैं ना, जब मुहर लगाई जाती है किसी चीज़ के लिए, फिर साइन किए जाते हैं, तो हाथी को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया था संविधान सभा ने। याद रखिएगा, किसको अपनाया था? हाथी को। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, आपसे पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार या इन्हें कानूनी सलाहकार कहें, किसके? संविधान सभा के। किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किए गए थे सर BN राव। सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार कहा जाए, इन्हें नियुक्त किया गया था। फिर आता है संविधान सभा का सचिव। संविधान सभा के हम अध्यक्ष वगैरह के बारे में तो जानते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष थे पहले कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। वो कब बने थे? वो 9 अगस्त को बने थे, और 9 अगस्त नहीं, 9 दिसंबर 1946 को बने थे। फिर जब 11 दिसंबर को बैठक होती है तो उसमें स्थायी सदस्य चुने जाते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे संविधान सभा के सचिव की बात की जा रही है। तो संविधान सभा का सचिव जिन्हें नियुक्त किया गया था, उनका नाम था HVR आयंगर। याद रखिएगा, हमने कहा एक एक पॉइंट जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो अपना पॉइंट वाइज चाहे लिख लीजिए या फिर इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो संविधान सभा के सचिव थे HVR आयंगर जी थे। इसके अलावा संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन कहा जाए, किसे नियुक्त किया गया था? तो चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में नियुक्त किया गया था LN मुखर्जी साहब को। किसको? LN मुखर्जी साहब को। तो याद रखिएगा, HVR आयंगर साहब क्या थे? संविधान सभा के सचिव थे, और LN मुखर्जी साहब संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन थे। अब हम ये देख लेते हैं और पॉइंट कौन से हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, जिसे इंग्लिश में कैलीग्राफर कहते हैं, तो भारतीय संविधान के जो प्रमुख सुलेखक हैं वो हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपनी हस्तलेखन में, अब खुद ही इन्होंने अपने हाथों से लिखा है जो संविधान की मूल प्रति है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कैलीग्राफर कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रश्न आता है, आ भी चुका है, इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसमें जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से सुनिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो बार बार देखिए वीडियो और पॉइंट वाइज अपने नोट्स बना लीजिए। और ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, ये इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा था संविधान को। अपनी हाथ की, मतलब अपने हाथ से इटैलिक शैली में लिखा था संविधान को। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, जिन्होंने अपनी हस्तलेखन में इटैलिक शैली में भारतीय संविधान को लिखा था। इसके आगे चलते हैं। संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण। आप जानते हैं ना कि अगर संविधान लिखा जाएगा तो उसको सजावट भी वगैरह करनी होगी। तो जो मूल संस्करण है उसका सौंदर्यीकरण किसने किया? ये शांति निकेतन के कलाकार थे। उनका क्या नाम था? नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। कौन थे? नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। इन दो लोगों ने संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण किया था। ये दोनों शांति निकेतन के कलाकार थे। शांति निकेतन आप जानते हैं, अभी हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को के विरासत स्थल के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है।
शांति निकेतन किसने स्थापित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने किया था। और कहाँ पर किया था? वीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में। और इसके आगे पॉइंट देखते हैं। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत और अलंकृत किया गया था। तो आप जानते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा प्रमुख सुलेखक थे मूल संविधान के। इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा था, अपने हाथों से इटैलिक शैली में लिखा था मूल संविधान। और इन्होंने ही क्या किया? मूल प्रस्तावना को भी लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और इसे जो ज्यामितीय सौंदर्यीकृत और अलंकृत किया किसने? सजावट मतलब की किसने? ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। ये ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा वही हैं जिन्होंने मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट की थी किसके साथ? नंदलाल बोस के साथ। अब हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन किया गया। जानते हैं ये जो मूल संविधान था ये इंग्लिश में लिखा था, तो अब इसके मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन किया गया ये किया गया वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। तो याद रखिएगा, हिंदी संस्करण का सुलेखन किया गया वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। और इंग्लिश जो मूल संविधान का मूल इंग्लिश में लिखा गया था, तो उसका किसने किया था सुलेखन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया था। तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। और इसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत व ज्यामिति किया। मतलब इसमें जो सजावट का काम किया है हिंदी वाले संस्करण में नंदलाल बोस ने किया है, और जो मूल संस्करण है उसमें किसने किया है? उसमें नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने किया है। और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया? मूल प्रस्तावना को सौंदर्यीकृत किया है, मतलब उसे अलंकृत किया है। तो याद रखिएगा, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हाथी मुहर के रूप में प्रयुक्त होता है संविधान सभा का, और संविधान सभा के कानूनी सलाहकार या फिर पूछा जाए संवैधानिक सलाहकार तो कौन थे? BN राव थे। BN राव थे। उसके अलावा अगर संविधान सभा के सचिव के बारे में पूछा जाए तो HVR अयंगर साहब थे। और अगर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर हम चीफ ड्राफ्टमैन यानी मुख्य वास्तुकार के बारे में बात करें संविधान सभा का, तो उनका नाम है LN मुखर्जी। क्या नाम है? LN मुखर्जी उनका नाम है। इसके अलावा क्या था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल संविधान को अपनी हस्तलेखन में कौन सी इटैलिक शैली में लिखा। इसके अलावा ये जो मूल संविधान की प्रति थी इसे सजावट का काम किसने किया? ज्यामिति और सौंदर्यीकृत करने का काम शांति निकेतन के 2 कलाकार थे, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। अब अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना किसने लिखी मूल संविधान की? वो लिखी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, जिन्होंने मूल संविधान लिखा। इसके अलावा इसको सौंदर्यीकृत ज्यामिति या कहा जाए सजावट किसने की? सजावट की थी ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। इसके अलावा जो मूल संविधान का हिंदी पाठ है या हिंदी संस्करण कहा जाए तो इसका सुलेखन किसने किया? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, और नंदलाल बोस द्वारा इसको सुंदर ढंग से अलंकृत व मतलब ज्यामिति किया गया, कहा जाए तो सजाया गया। अगले पर चलते हैं। अब देख लेते हैं संविधान का हिंदी पाठ। ये तो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे ये कंप्लीट हो गए हैं। इसमें से जो भी हमने पढ़ा है एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगले इसी टॉपिक पर चलते हैं। संविधान का हिंदी पाठ, अगली हेडिंग संविधान का हिंदी पाठ। तो क्या है? मूल संविधान में हिंदी भाषा से प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान किया गया था, तो हम कहेंगे कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। फिर क्या होता है? 58वां संविधान संशोधन किया जाता है 1987 में। इसके द्वारा इससे संबंधित प्रावधान किया गया।
और इस संशोधन के द्वारा भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, जब पहले तो मूल संविधान में कोई भी हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में क्या होता है, 58वां संविधान संशोधन 1987 में होता है और इससे संबंधित प्रावधान किया गया। संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। 394 का क्या है, हिंदी में प्रमाणिक पाठ के बारे में इसमें बताया गया है कि हिंदी में प्रमाणिक पाठ कैसे होना चाहिए। अगर कहा जाए कि ये जो अनुच्छेद 394 का है उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो उसमें जो हिंदी के पाठ से संबंधित प्रावधान हैं, भारतीय संविधान के या हिंदी संस्करण से संबंधित प्रावधान हैं, वो किए गए थे। तो कुछ 3-4 पॉइंट हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, मतलब हम बता देते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट हैं, संविधान का जो हिंदी में अनुवाद किया जाएगा इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप और शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये कुल मिला के जो इसमें क्या बताया गया है 394 का में कि जो हिंदी संस्करण में अनुवाद किया जाएगा भारतीय संविधान का, या अनुवाद किया गया, मतलब जो अनुवाद किया जाएगा उस समय, जिस समय ये 58वां संविधान संशोधन आया था 1987 में, तब की बात हो रही है कि जो भी है इसमें जो भी संशोधन की आवश्यकता होगी हिंदी में अनुवाद में बदलने के लिए, तो संशोधन किया जाएगा। और जो भी हिंदी के लिए केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप व शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। तो मतलब एक है कि मानक शब्दावली को अपनाया जाएगा। इसके अलावा संविधान के प्रत्येक संशोधन जो कि अंग्रेजी में है, हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। आप जानते हैं शुरुआत से लेके अभी तक काफ़ी संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में। तो जो है क्या कहा गया है, संविधान के प्रत्येक संशोधन का अंग्रेजी में जो है उसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। इसके अलावा हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में वेद है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग अर्थ निकाल लिया जाए कि अंग्रेजी वाले कहें हम अपना अलग अर्थ निकाल रहे हैं, हिंदी वाले कहें हम अपना अलग अर्थ निकाल रहे हैं। तो अर्थ में कोई भी विभेद नहीं होगा, याद रखिएगा, वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है या दिया गया है। और संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में दिए हुए हैं उन सभी का क्या किया जाएगा, उन सभी का अनुवाद किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो जो है संविधान का हिंदी पाठ से संबंधित जो कुछ पॉइंट थे उन्हें कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है। क्या आलोचना की है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। कौन सा नहीं था निकाय, प्रतिनिधि निकाय नहीं था। आलोचकों ने दलीलें दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि ये प्रतिनिधि निकाय क्यों नहीं है, क्योंकि ये वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना गया, उनका ये कहना था। इसके अलावा संप्रभुता का अभाव है, इसलिए ये लोग इस प्रस्तावना का विरोध तब तक करेंगे क्योंकि इसमें संप्रभुता का अभाव है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश शासन के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान सभा जो है वो क्या नहीं थी, एक संप्रभु निकाय नहीं थी। तो दोस्तों अब हम अगला जो है संविधान सभा की आलोचना में अगला किसने क्या कहा ये और देख लेते हैं। ये जो है समय की बर्बादी है। प्रारूप समय की बर्बादी किसने कहा, समय की बर्बादी आलोचकों ने कहा। और इसमें निराजुद्दीन अहमद नामक एक जो शख्स थे, उन्होंने क्या कहा, जो विद्वान थे,
उन्होंने कहा प्रारूप समिति को अपवहन समिति का है। क्या कौन सी समिति का है? अपवहन, अपवहन है, अववहन नहीं, अपवहन होगा, यहाँ पर गलत लिख गया, अपवहन समिति कहा। तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति को क्या कहा? अपवहन समिति कहा। इसके बाद कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का ये कहना था कि कांग्रेस का ज़्यादा प्रभुत्व है संविधान सभा पर। ग्रेनविल ऑस्टिन नामक एक विद्वान थे, उन्होंने कहा संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पॉइंट, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभाव। तो वकीलों और राजनीतिज्ञों का बोलबाला था। जो आलोचक थे वो ये कहते थे, और उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्वता नहीं मिली है और संविधान का आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण है। अगला जो पॉइंट कहा था, उन्होंने कहा था हिंदुओं का प्रभुत्व संविधान सभा पर। तो कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। तो याद रखिएगा, ये किसने कहा था? हिंदुओं का निकाय। ये लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था कि यहाँ पे ये हिंदुओं का निकाय है। और विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था कि संविधान सभा में भारत केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसने कहा था? संविधान सभा ने कहा था कि संविधान सभा से संबंधित है ये। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिभाग किया है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सा पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो थे संविधान सभा की आलोचना, अभी थोड़ी 4-5 पॉइंट थे तो इनको कवर करा दिया है। इसके अलावा जो है ये हो गया है संविधान सभा हिंदुओं का निकाय। हमने संविधान की आलोचना पढ़ा दी, आवश्यक तथ्य पढ़ा दिए। अब हमें क्या देखना है? हमने हिंदी का पाठ भी पढ़ा दिया। हाँ, तो ये जो है ये टॉपिक पूरा होने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और बता देते हैं, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर हम उसके बाद आपको पढ़ाएंगे क्या? हम पढ़ाएंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला क्या है जो हम पॉइंट बताने जा रहे हैं कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे, कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। जो प्रथम चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। तो क्या हुआ? कांग्रेस इसमें कितनी सीटें जीत के आई थी? तो कांग्रेस ने जीती थी 208 सीटें। मुस्लिम लीग ने कितनी जीती थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहते हैं या मुस्लिम लीग कह लिया जाए। तो मुस्लिम लीग ने कितनी जीती थी? 73। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में जुलाई अगस्त 1946 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस सबसे ज़्यादा पाती है 208 सीटें, फिर मुस्लिम लीग 73 सीटें पाती है। और अगर हम संविधान